हेलो बच्चों, मैं दीपक कौशिक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से भाग 2। भाग 1 हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, तो एक बार मैं दोहरा देता हूं कि भाग 1 में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से अभिकारक मिलकर के नए उत्पाद का निर्माण करते हैं और उन्हें रासायनिक अभिक्रियाएं कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रियाओं को शब्दों की अपेक्षा हम संक्षिप्त रूप में रासायनिक सूत्र के फॉर्म में लिखते हैं। तो रासायनिक सूत्रों से लिखना हमारे लिए छोटा पड़ जाता है और फिर उन रासायनिक सूत्रों को जब रासायनिक समीकरण हम बनाते हैं तो हमें भौतिक संकेत वहाँ पे लिखने होते हैं कि हमारे जो अभिकर्मक और जो उत्पाद बने हैं वो किस अवस्था में बने हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण को हमें संतुलित करना अति आवश्यक है। ऐसा क्यों? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार लिए गए अभिकारक जब मिलकर के कोई नया उत्पाद बनाते हैं तो अभिकारक और उत्पाद दोनों का द्रव्यमान समान होना चाहिए। तो आज हम कुछ नए विषयों पर चर्चा करेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। एक एक उदाहरण के साथ हम उनको विस्तार से पढ़ेंगे। उससे पहले हम शुरू करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे करें। तो चलिए उदाहरण के साथ समझते हैं। एक उदाहरण मैं ले लेता हूं कि Fe आयरन लोहा है और जब इसको नमी में छोड़ देते हैं हम खुला तो ये जल के साथ अभिक्रिया करके आयरन का ऑक्साइड बना लेता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये मेरा एक रासायनिक समीकरण है। चलिए संतुलित करते हैं। संतुलित करने के लिए रासायनिक समीकरण के बच्चों आपको कुछ चरण लिखने होंगे, तो एक एक स्टेप वाइज आपको रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना है। तो सबसे पहले चरण में आप जो भी हमारे अभिकारक हैं, अभिकारक हमारे जो बाईं तरफ हैं अभिकारक, उनको एक बॉक्स में बंद कर देंगे इस तरीके से। बॉक्स में बंद करने का उद्देश्य ये रहता है कि हम इनमें कोई चेंज नहीं कर सकते, जो ना ही तो हम अभिकारक की तरफ ना ही हम उत्पाद की तरफ जो हमारे एलिमेंट हैं, तत्व हैं, उन तत्वों में कोई भी चेंज हम नहीं कर सकते। उसके बाद हमें क्या करना है, दूसरे स्टेप में हमने एक सूची बना लेनी है। तो सूची किस तरीके से बनानी है? सूची आप एक सारणी बनाएंगे इस तरीके से। सारणी में सबसे पहले आपने बॉक्स बनाने हैं और बॉक्स में आप लिखेंगे तत्व। हमारे एक समीकरण में कौन कौन से तत्व भाग ले रहे हैं, तो इसमें देखिए पहला तत्व है आयरन Fe, दूसरा तत्व है हाइड्रोजन और तीसरा तत्व है मेरा ऑक्सीजन। ठीक है। उसके बाद हम दूसरे बॉक्स में लिखेंगे अणुओं की संख्या, और अणुओं की संख्या पहले हमने देखनी है बाईं तरफ। बाईं तरफ कौन सा? हमारा अभिकारक की तरफ। तो अभिकारक की तरफ या लिखो बाईं तरफ अणुओं की संख्या। तो बाईं तरफ अणुओं की संख्या देखिए, यहाँ पे मेरा जो लोहा है वो 1 है, हाइड्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन 1 है। फिर आप लिखेंगे दाईं तरफ, मीन RHS, राइट हैंड साइड, दाईं तरफ अणुओं की संख्या। तो दाईं तरफ अणुओं की संख्या यहाँ पे जो लोहा है वो 3 है, ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन 2 है। तो इस तरीके से 2 ही आपको कॉलम बनाने हैं। तो 2 कॉलम में आपने लिख लिया है कि तत्व कौन कौन से हैं। उसके बाद बाईं तरफ अभिकारक की तरफ तत्वों की संख्या, जो अणुओं की संख्या है वो कितनी है, और फिर हमारा उत्पाद की तरफ कितने अणु विद्यमान है रासायनिक समीकरण में। तो यहाँ से आपको निश्चिंत ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो लोहा है वो मेरा 1 है अभिकारक की तरफ, और उत्पाद की तरफ मेरा लोहा जो है वो 3 है।
तो इस मेथड से जिससे हम संतुलित करेंगे इसे बोला जाता है हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल। तो हीट एंड ट्रायल मेथड से हमें जब रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं तो हमें अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ अणुओं को बराबर लाना होता है। तो यहाँ से आपको साफ पता चल रहा है कि अगर लोहा 1 है और दाईं तरफ 3 है, तो अगर मैं बाईं तरफ 3 से गुणा कर दूं तो दोनों तरफ जो मेरा लोहा है बराबर हो जाता है। लेकिन सुविधा के लिए हम सबसे पहले जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या जैसे ऑक्सीजन की है, तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या को सोल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो मेरा बाईं तरफ है वो 1 है और दाईं तरफ मेरा 4 है। तो मैं क्या करता हूँ, बाईं तरफ 4 से गुणा कर देता हूँ, ठीक है। तो 4 से गुणा करने पे अभिकारक की तरफ ऑक्सीजन भी 4 हो जाएंगे और दाईं तरफ भी 4 हो जाएंगे। तो देखिए, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर मुझे ऑक्सीजन बैलेंस करना है और 4 से गुणा करना है तो अकेले ऑक्सीजन के नीचे आप 4 कभी भी नहीं लिख सकते। तो आपको क्या करना है, आगे सामने 4 लिख देना है। तो 4 से गुणा कर दिया आपने, ठीक है। तो एक तरीके से आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। उसके बाद आप देखोगे कि जैसे ही मेरा ऑक्सीजन 4 हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या, क्योंकि जो ये 4 है ये दोनों के गुणा में रहेगा, 4 दूनी 8 हो जाता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आपको फिर एक एक करके तत्वों को बैलेंस करना है। अब अगर आप आयरन को देखते हैं, लोहा इधर 1 है और दूसरी तरफ 3 है, तो इसको मैं 3 से गुणा कर देता हूँ। तो यहाँ पे 3 लिख दिया। तो इस तरीके से लोहा मेरा बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। लेकिन जो हाइड्रोजन है बाईं तरफ, अभिकारक की तरफ जो हाइड्रोजन है वो कितने हैं, 4 दूना 8 हैं। और इस तरफ दाईं तरफ जो हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या है वो 2 है। तो 2 को हम 8 कैसे बना सकते हैं, 4 से अगर गुणा कर दें। तो इस तरीके से हीट एंड ट्रायल जो तरीका है, आप देखेंगे कि जो इक्वेशन बनी 3Fe + 4H2O, इट गिव्स Fe3O4 + 4H2। अभी आप पाएंगे कि यहाँ पे दोनों तरफ फिर से देखिए 3 आयरन और इधर भी आयरन 3 ही है। 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है और 4 दूनी 8 यहाँ पे हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन 4 है और यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। तो ये जो मेरी अभिक्रिया है ये बैलेंस हो गई है। तो इस तरीके से आपको बैलेंस करना है एक चरणबद्ध तरीके से। तो पाठ्य पुस्तक में आपके और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए हुए हैं और अध्याय के जो अंतिम पेज पर जो आपकी एक्सरसाइज है वहाँ से आप बहुत सारे उदाहरण कॉपी पे करके देख सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया आपको पता है क्या होती है कि जो हमारा अभिकारक है, अभिकारक उत्पाद बनाता है। तो संयोजन का जो मतलब होता है हिंदी में वो होता है जुड़ना, जुड़ना। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा उत्पाद, 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक, क्योंकि अभिकारक हैं जो अभिक्रिया में भाग लेके उत्पाद बनाते हैं। तो अभिकारक 2 या 2 से ज्यादा, जैसे उदाहरण के लिए A + B, ये 2 अभिकारक हैं। रासायनिक अभिक्रिया के बाद अगर वो एकल उत्पाद बनाते हैं तो उन्हें बोला जाता है संयोजन अभिक्रिया। तो आप किस तरीके से परिभाषित करेंगे, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया बोला जाता है। तो बहुत सारे उदाहरण इसमें आप लिख सकते हैं। छोटा सा अगर उदाहरण लें, कार्बन + ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होना। इसी तरीके से अगर आप हाइड्रोजन + ऑक्सीजन है जोड़ते हैं तो जल का बनना। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है
बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूने की जब हम पानी के साथ परस्पर अभिक्रिया करवाते हैं तो बुझा हुआ चूना हमें मिलता है। तो ये सारे के सारे जो उदाहरण हैं जिनमें दो अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, इन्हें हम संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत पढ़ते हैं या रखा जाता है। तो आपको संयोजन अभिक्रिया समझ आ गई होगी। संयोजन अभिक्रिया के बाद दूसरी जो अभिक्रिया का प्रकार है वह है वियोजन अभिक्रिया। संयोजन की जगह अब हम पढ़ेंगे वियोजन। तो आपको ये पता चल ही गया होगा कि संयोजन में अगर हमने जुड़ना पढ़ा है तो हम वियोजन में टूटना पढ़ेंगे। तो दो या दो से ज्यादा अभिकारक एकल उत्पाद बनाते थे संयोजन अभिक्रिया में। अभी वियोजन हम पढ़ेंगे तो इसमें क्या होगा, अभी जो हमारा अभिकारक है अगर वो अभिकारक टूट जाता है और टूट के दो या दो से ज्यादा उत्पाद बनाता है तो जो उत्पाद बनेंगे वो दो से ज्यादा होंगे, अभिकारक एकल होगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारक एकल अभिकारक टूट के दो या दो से ज्यादा उत्पाद बनाता है तो वो अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। तो अभिकारक से उत्पाद का बनना, तो इस तरीके से हम कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। जैसे CaCO3 ये होता है चूने का पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ये विभक्त हो जाता है, टूट जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एकल अभिकर्मक टूट करके दो या दो से ज्यादा उत्पाद बनाता है उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो बिल्कुल आसान है वियोजन अभिक्रिया। ऐसे ही अगर हम आयरन का सल्फेट लेते हैं, आयरन का सल्फेट होता है FeSO4 7H2O। तो आयरन का सल्फेट जब टूटता है तो Fe2O3 आयरन का ऑक्साइड बनता है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर का ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से जब हम इस प्रयोग को हमारी प्रयोगशाला में करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से हमें एक स्मेल आती है जिससे हम इजीली पता कर सकते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया है इसमें कोई ना कोई गैस निकल रही है। ठीक है, तो ये था वियोजन अभिक्रिया। अगर थोड़ा सा हम डिटेल में करें तो वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती हैं, क्योंकि जब हम किसी अभिकारक को तोड़ते हैं तो अभिकारक को तोड़ने के लिए या तो हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी या वो प्रकाश की उपस्थिति में टूटेगा या फिर जो हमारा अभिकर्मक है वो विद्युत अपघटन से टूटेगा। तो 3 प्रकार की अभिक्रिया हैं। एक तो है ऊष्मीय अपघटन। तो ऊष्मीय अपघटन में क्या है, अगर हमारा जो अभिकारक है वो हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो उसमें अपघटन में हम उदाहरण पढ़ते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, जो अभी हमने पढ़ा था। कैल्शियम कार्बोनेट में जब हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम का ऑक्साइड प्लस CO2, तो चूने के पत्थर को तोड़ने से हमें बिना बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड का मिलना, ये ऊष्मीय अपघटन है। दूसरा है जो वो होगा हमारा विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन, तो विद्युत अपघटन में क्या किया जाता है, विद्युत बिजली होती है। तो जब हम किसी बीकर में जो हमारा अभिकारक है, अभिकारक जैसे अगर मैं उसमें अपघटन पानी का करता हूं, जल का, तो एक एनोड और कैथोड दो हम रोड लेते हैं और उसमें से जब करंट पास किया जाता है तो जब किसी अभिकारक में से विद्युत की उपस्थिति में आयन में तोड़ा जाता है किसी अभिकारक को, तो ऐसी अभिक्रिया, तो इसमें मैंने क्या किया, जल का अपघटन किया। तो H2O किसमें टूट जाएगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो ये आयन बन जाएंगे। आयन में विभक्त होना विद्युत की उपस्थिति में, ऐसी जो रासायनिक अभिक्रिया हैं वो विद्युत अपघटन अभिक्रिया होंगी। जो तीसरा प्रकार है अपघटन का वो है
प्रकाश अपघटन। ठीक है, प्रकाश अपघटन में जनरली जो आपने फोटोग्राफी देखी होगी, जो फोटोग्राफी का नेगेटिव एक आता था पहले टाइम में, आजकल डिजिटल हो गया है, तो AgCl जो सिल्वर का क्लोराइड है या सिल्वर का ब्रोमाइड है उसमें यूज करते हैं। अभी भी जो धूप में अपने आप, कुछ ऐसे चश्मे होते हैं जो धूप में अपने आप काले हो जाते हैं, तो उनमें यह अभिक्रिया जनरली होती है, तो धूसर रंग हो जाता है। तो यहाँ पे सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाना, तो ये अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषी अभिक्रिया है, तो प्रकाश की उपस्थिति में होती है। ठीक है, तो जब प्रकाश पड़ता है तो सिल्वर का क्लोराइड वियोजन हो जाता है, टूट जाता है, किसमें? सिल्वर में और क्लोरीन में। ऐसे ही सिल्वर का जो ब्रोमाइड है, सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाना। तो अभी हमने 3 प्रकार पढ़े वियोजन अभिक्रिया के। जब वियोजन करवाते हैं, एकल जो हमारा अभिकारक है वो उत्पाद में कब टूटेगा? या तो गर्म करने पर, या विद्युत उसमें गुजारने पर, या फिर तीसरा हो सकता है प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये था वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार। अभी जो तीसरा है वो है विस्थापन अभिक्रिया। इससे पहले हम 2 और उदाहरण देख लेते हैं। जो वियोजन अभिक्रिया में कई बार कुछ अभिकारकों में से जब परिवर्तित होते हैं उत्पाद में, या तो ऊष्मा निकलती है या फिर हमें ऊष्मा देनी पड़ती है। तो वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत 2 और प्रकार आते हैं, ऊष्मा अक्षेपी और ऊष्मा शोषी। ऊष्मा अक्षेपी और ऊष्मा शोषी। तो ऊष्मा अक्षेपी होता है बाहर निकलना, ऊष्मा हीट शोषी होता है अंदर लेना। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, तो उन अभिक्रियाओं को ऊष्मा अक्षेपी बोलते हैं। सबसे आसान उदाहरण जो हमारे दैनिक जीवन में होता है, श्वसन लेना। जब हम सांस लेते हैं, सांस क्यों लेते हैं? कुछ बच्चे बोलते हैं जीने के लिए। सांस लेते हैं हम, जो हमने खाया उसमें जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट, तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में? ग्लूकोज में, बॉडी में चले जाते हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में। तो जब ग्लूकोज हमारे शरीर में ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट जाता है, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में और जल में, और इससे हमें ऊर्जा भी मिलती है। तो जो ऊर्जा बाहर निकली जिस रिएक्शन में, वो कौन सा होगा? ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया। तो हम श्वसन करते हैं ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, तोड़ने के लिए, क्योंकि जो भोजन खाया है वो पचेगा, पचने से हमें ऊर्जा मिलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ देते हैं। तो ऊष्मा अक्षेपी, तो श्वसन एक ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, तो इस तरीके से। और दूसरा उदाहरण है, जब भी हम कोई भी ईंधन घर में जलाते हैं, तो जैसे लकड़ी है या गोबर के उपले हैं, तो मीथेन है। मीथेन को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो उससे क्या है? हमें CO2 मिलती है और हीट मिलती है। ठीक है, या फिर ऊष्मा मिलती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें हमें ऊष्मा बाहर निकलती है, वो सारी अभिक्रियाएं क्या होंगी? ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया। उसके बाद ऊष्मा शोषी में अगर हम बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन पड़ी थी। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम का ऑक्साइड प्लस CO2, तो जब ब्रेक डाउन करते हैं किसी चीज को हीट दे करके, वो सारी की सारी अभिक्रियाएं क्या होंगी? ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रियाएं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं तीसरा प्रकार, और वो है विस्थापन अभिक्रिया। तो तीसरा प्रकार हम पढ़ते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन होता है किसी चीज का हट जाना। तो किसी चीज का हट जाना, तो हम तो पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है या फिर उत्पाद अभिकारक में टूट जाता है। तो तीसरा प्रकार जो विस्थापन है, अपनी जगह से हट जाना, तो देखिए इसमें क्या होता है। और हम विस्थापन अभिक्रिया में होता है कि अगर आप लैब में कॉपर सल्फेट ले लेते हो, कॉपर सल्फेट, तो देखिए हम
सीखते हैं। कॉपर सल्फेट को बीकर में जब आप लोगे, साथ में हम इसमें जल मिला लेते हैं, मीन जलीय विलयन हमारा बन गया, तो ये होता है नीले कलर का, नीला रंग। तो कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन है वो नीला रंग का होता है। तो जब नीला रंग क्या है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है, इसमें हम आयरन की कील डाल देते हैं, लोहे की कील। ठीक है, तो जो नीला रंग था थोड़ी देर हिलाने के बाद हम ऐसा देखते हैं कि जो नीला रंग था कॉपर सल्फेट का वो पहले हल्का धुंधला होगा और उसके बाद बिल्कुल कलरलेस हो जाएगा बिना किसी रंग के। तो क्या होगा, इस अभिक्रिया में जो नीला रंग था वो आयरन ने खत्म कर दिया। तो खत्म कैसे हुआ, जो आयरन था वो एक किरीय धातु है, सक्रिय धातु है। तो आयरन ने कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में से कॉपर को अपनी जगह से हटा दिया। तो आपको ध्यान से समझना है कि जब भी कोई विस्थापन अभिक्रिया होती है उसमें हम एक धातु का जलीय विलयन बनाएंगे, फिर जो दूसरी धातु होगी वो अगर ज्यादा सक्रिय धातु है, ज्यादा रिएक्टिव धातु है, पहली धातु के साल्ट के सॉल्यूशन में वो उसको वहां से हटा देगी। तो कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में से आयरन ने कॉपर को अपनी जगह से हटा दिया, तो क्या बन जाएगा, FeSO4, आयरन का सल्फेट प्लस कॉपर। तो ये हुआ विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को आप परिभाषित कैसे करेंगे, जब किसी धातु के लवण के जलीय विलयन में से दूसरी सक्रिय धातु एक धातु को विस्थापित कर देती है, तो ऐसी अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया इस तरीके से आपको लिखना है। तो कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, ये आप बेस्ट एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसके बाद जो फोर्थ टाइप है वह है द्वि विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन की जगह पे क्या हुआ, द्वि विस्थापन। द्वि मीन होता है दो, तो दो विस्थापन। तो पहले वाले विस्थापन में हमने क्या किया, एक धातु का लवण का जलीय विलयन ले लिया। अब क्या करेंगे, दो अलग अलग धातु के जलीय विलयन ले लेंगे। धातु आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगी लैब में, तो धातु की बजाय हम क्या करते हैं, धातु के जो लवण आते हैं वो हम लेते हैं। तो जैसे अभी हमने क्या किया था, कॉपर का सल्फेट लिया था, राइट। अब हम क्या करते हैं, दो अलग अलग धातुओं के लवण लेते हैं और उनको अलग अलग बीकर में पहले घोल लेते हैं, फिर दोनों को मिला लेंगे। तो एक उदाहरण लेते हैं हम द्वि विस्थापन अभिक्रियाएं के लिए, सोडियम का सल्फेट। ठीक है, क्योंकि सोडियम एक बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, तो बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातु है सोडियम, इसका हमने लवण ले लिया, सोडियम का सल्फेट। इसको क्या किया, सेम तरीके से बीकर में मिक्सअप कर लिया वाटर के साथ। ठीक है, दूसरे बीकर में हमने क्या किया, बेरियम का क्लोराइड ले लिया, BaCl2। अब दोनों के अलग अलग सॉल्यूशन बना लिए, जलीय सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जब सोडियम का सल्फेट Na2SO4, बेरियम का क्लोराइड, जब दोनों को मिलाते हैं तो दोनों ही धातुएं आपस में, क्योंकि जो आयनिक हमारे साल्ट होते हैं वो विभक्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं आयन्स में, Na पॉजिटिव SO4 नेगेटिव, तो ये धनायन, बेरियम का धनायन और क्लोरीन का ऋणायन। ठीक है, आप देख लेना है। तो यहाँ से क्या होगा, बेरियम सोडियम को यहाँ से विस्थापित कर देगा और सोडियम बेरियम को विस्थापित कर देगा। तो द्वि विस्थापन अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें दो धातुओं के लवण के जलीय विलयन आपस में एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं। तो सोडियम ने विस्थापित किया बेरियम को और बेरियम ने विस्थापित कर दिया सोडियम को। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सोडियम का क्लोराइड प्लस बेरियम का सल्फेट। ठीक है, तो ये होगी द्वि विस्थापन अभिक्रिया। और द्वि विस्थापन अभिक्रिया जब हमने इन दोनों लवण के जलीय विलयन को मिलाते हैं तो हम देखते हैं जो एक ही बीकर में रिएक्शन हुई, क्योंकि हमने क्या किया था, दोनों बीकर के सॉल्यूशन को एक थर्ड बीकर में मिला दिया। ठीक है, तो
तो इस बीकर में हम देखेंगे कि जो नीचे बेरियम सल्फेट का वाइट कलर का अवक्षेप नीचे बैठ जाता है। क्या? अवक्षेप, ठीक है, और ऊपर लिक्विड बच जाता है, द्रव। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अवक्षेप बनकर के नीचे बैठ जाता है उनको अवक्षेपी अभिक्रिया भी बोला जाता है। तो द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया में क्या है, हमारा अवक्षेप बनता है, तो इनको अवक्षेपी अभिक्रिया भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये था द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापित अभिक्रिया में जो आयन हैं दोनों धातुओं के, वो आपस में एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं। उसके बाद एक और अभिक्रिया का प्रकार है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। उपचयन, अपचयन। तो इसको समझने के लिए इससे पहले इन दोनों अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोला जाता है। कौन सा? रेडॉक्स। अब जो रेडॉक्स, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, रेड और ऑक्स। तो रेड को इंग्लिश में रिडक्शन बोलते हैं और ऑक्स को ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो जो उपचयन है, उपचयन होता है ऑक्सीडेशन। तो देखिए, आपको क्या याद रखना है, दो परिभाषा हैं उपचयन और अपचयन में। क्या होता है? उपचयन में होता है ऑक्सीजन का जमा होना, ऑक्सीजन का जमा होना। तो अगर किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जमा होती है, जैसे कॉपर है धातु, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में कॉपर का ऑक्साइड बना लिया, तो कॉपर में ऑक्सीजन जमा हुई है, तो कॉपर का क्या हुआ? उपचयन हुआ। तो इसे अगर किसी धातु में ऑक्सीजन हट जाती है, अगर इसी को मैं उल्टा कर दूं, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड से Cu+O2 बना। अब मैंने क्या किया था, जब कॉपर में ऑक्सीजन जमा हुआ था तो उपचयन बोला था। अब कॉपर से, यहाँ पे कॉपर के ऑक्साइड से कॉपर अलग हो गया, मीन ऑक्सीजन हट गई है, तो ऑक्सीजन का हटना तब होता है मेरा अपचयन, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जमा होना होता है उपचयन और ऑक्सीजन का हटना होता है अपचयन। एक और परिभाषा भी इसमें है, अगर कहीं पे हाइड्रोजन जमा होती है, अलग अलग करके देखिए, ऑक्सीजन का जमा होना उपचयन है, लेकिन इसमें क्या होगा, अपचयन में हाइड्रोजन का जमा होना, हाइड्रोजन का जमा होना। तो अगर हाइड्रोजन जमा होती है तो वो हमारा होगा अपचयन। अगर ऑक्सीजन के प्रारूप में देखें, ऑक्सीजन का जमना हुआ मेरा उपचयन, ऑक्सीजन का हटना अपचयन। हाइड्रोजन के केस में देखें, हाइड्रोजन का जमा होना अपचयन, हाइड्रोजन का हटना उल्टा हो जाएगा उपचयन। तो दो प्रारूप में हम इसको देखते हैं, ऑक्सीजन की कंडीशन लगा के और हाइड्रोजन की कंडीशन लगा के। दोनों से ही क्लियर हो जाता है, अगर ऑक्सीजन जमा हो रही है उपचयन, ऑक्सीजन हट रही है अपचयन, हाइड्रोजन जमा हो रही है अपचयन, हाइड्रोजन हट जाती है उपचयन, ठीक है। तो एक रिएक्शन देखते हैं, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। तो इसमें क्या हुआ, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपसे पेपर में इस तरीके की कोई अगर रिएक्शन आती है, तो यहाँ पे देखिए जिंक ऑक्साइड है, तो जिंक ऑक्साइड उत्पाद की तरफ जाके जिंक में बदल गया, मीन्स जो ऑक्सीजन थी वो हट गई है। अब मैंने क्या किया था, ऑक्सीजन जब जमा होती है तब उसको बोलते हैं उपचयन, लेकिन यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीजन हट गई है, तो जिंक ऑक्साइड से जिंक में बदलते हुए क्या हुआ, अपचयन हो गया। कार्बन था, कार्बन में इस वाली साइड जाके ऑक्सीजन जमा हो गई, तो कार्बन में ऑक्सीजन का जमा होना क्या हुआ, उपचयन। तो उपचयन और अपचयन इस तरीके से होते हैं। अभी हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, संक्षारण। संक्षारण, संक्षारण का मतलब होता है खराब हो जाना, संक्षारित हो जाना। तो संक्षारण होता है कि जब धातुएं
मेटल्स हमारी धातुएं नमी या फिर आर्द्रता, नमी हो अगर मौसम में, आर्द्रता है, या फिर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ धातुओं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और एसिडिक कंडीशन में, अम्लीय वातावरण में धातुओं के ऊपर जो धातुओं की चमक है वो डल हो जाती है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो धातुओं का नमी, आर्द्रता और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में धातुओं की चमक का कम हो जाना या उनका परत का खराब हो जाना संक्षारण कहलाता है। तो कुछ धातुएं जो हमारे दैनिक जीवन में हम देखते हैं संक्षारित हो जाती हैं, तो सबसे ज़्यादा हमारी जो धातु संक्षारित होती है वो है आयरन, लोहा। आपने देखा होगा कि नमी वाले मौसम में जो आयरन लोहा है, लोहा ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन मीन्स नमी की उपस्थिति में वो आयरन का ऑक्साइड बना लेता है, Fe2O3 प्लस H2O, राइट, Fe2O3 प्लस हाइड्रोजन, या फिर Fe3O4, आयरन 2 ऑक्साइड बनाता है, लेकिन जो जंग होता है वो Fe2O3 बनता है। तो जंग का फार्मूला भी आ जाता है, जंग का रासायनिक सूत्र बताइए, Fe2O3 XH2O, X होता है यहाँ पे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वो 1, 2 या 3 हो सकते हैं, तो आयरन का ऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल। उसके बाद जो दूसरे नंबर की धातु सबसे ज़्यादा संक्षारित होती है वो है हमारी कॉपर। कॉपर बोले तो तांबा। तो तांबा जब अभिक्रिया करता है, तांबे के ऊपर एक हरे रंग की परत आ जाती है, तो तांबा नमी और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में अभिक्रिया करके कॉपर कार्बोनेट बनाता है, कॉपर का हाइड्रोक्साइड भी बनाता है, ठीक है। तो तांबा संक्षारित होके हरे रंग की परत, तो आपके अगर पेपर में आता है तो इस तरीके से आएगा कि तांबे के ऊपर हरे रंग की परत क्यों जम जाती है, तो वो संक्षारित होके कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। तीसरा जो संक्षारित होने वाली धातु है वो है चांदी। तो चांदी के ऊपर काले रंग की परत जम जाती है, तो चांदी क्या है, सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है, और सिल्वर सल्फाइड क्या होता है, काले रंग की परत जमना। तो आपको 3 धातुएं याद रखनी हैं जो सबसे ज़्यादा संक्षारित होती हैं और किस रंग की उन पर परत जमती है। लोहे पर भूरे रंग की परत जमेगी, चांदी पर काले रंग की परत जमती है, और तांबा पर हरे रंग की परत जमती है संक्षारित होकर के। इस पाठ का अंतिम जो टॉपिक है वो है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता बिल्कुल आसान है। जिस तरीके से धातुएं संक्षारित हो जाती हैं, इसी तरीके से खाद्य पदार्थों का खराब हो जाना। तो आप देखते हैं नमी वाले मौसम में कई बार क्या होता है कि जो हमारे ऑयली चीज़ें हैं, तैलीय चीज़ें हैं खाने पीने की, वो खराब हो जाती हैं। तो खाद्य पदार्थों का संक्षारण हो जाना, खाद्य पदार्थों का नमी में संक्षारण हो जाना क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। तो विकृत गंधिता, तो विकृत गंधिता को किस तरीके से हम रोक सकते हैं? तो आपने देखा होगा कुरकुरे के पैकेट में, कुरकुरे जो चिप्स आते हैं उनके पैकेट में एक अक्रिय गैस भर दी जाती है, वो होती है नाइट्रोजन। क्योंकि नमी में लगता है और हमें ऑक्सीजन से बचाना है किसी चीज़ को, तो नाइट्रोजन अक्रिय गैस का काम करती है। इसी तरीके से खाद्य पदार्थों को संक्षारित होने से बचाने के लिए कुछ संरक्षक आते हैं, उनमें से एक ऐसा ही है सोडियम बेंजोएट। कौन सा? सोडियम बेंजोएट। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड भी एक आता है। तो नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है पूछ लिया जाता है, अक्रिय गैस है, सोडियम बेंजोएट है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि अचार जब हम बनाते हैं तो उसमें सरसों का तेल डाल दिया जाता है, तो वो हमारे घरों में संरक्षक का काम करते हैं। तो ये था विकृत गंधिता और विकृत गंधिता से बचाने के लिए कुछ तरीके। तो ये था हमारा प्रथम पाठ जो हमने अभी तक कंप्लीट किया है। तो
आशा है कि आप सबको ये समझ आया होगा। तो इसके अच्छे से नोट्स बनाएं और अपनी पाठ्य पुस्तक को पूरे चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।